अच्छा जी, तो आज हमारी पहली क्लास है और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस को। और क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस के अंदर भी आज हम बात करेंगे HTML के ऊपर, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये बेसिकली क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। और इसका सिंपल सा काम है, काम ये है कि जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है क्लाइंट के पास, उसको ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले कर देना। इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है ब्राउज़र। इसमें आप कोई भी कोड लिखें, उसको ब्राउज़र में ओपन लिखें तो ब्राउज़र वैसे भी उसको, ब्राउज़र में अगर ओपन करें तो ब्राउज़र वैसे भी उसको अंडरस्टैंड करके डिस्प्ले कर देता है। इस लैंग्वेज के नाम जो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, तो इसका एज सच वैसे नाम नहीं है। असल में इसमें आप लिंक्स बना सकते हैं, उन लिंक्स को हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। फिर इसमें टैग्स यूज़ होते हैं, तो टैग्स जहाँ भी यूज़ होते हैं वो उस लैंग्वेज को मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे XML भी मार्कअप लैंग्वेज है, XAML भी मार्कअप लैंग्वेज है। तो मार्कअप लैंग्वेज से मुराद है कि इसमें टैग्स यूज़ होते हैं। टैग से मुराद ये है कि इसको बोलते हैं एक अदद टैग। ये है ओपनिंग टैग और ये है क्लोजिंग टैग। तो जिस लैंग्वेज में भी टैग्स के जरिए कोड लिखा जाता है वो मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। और क्योंकि इसमें लिंक्स होते हैं इसलिए हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है, लिहाजा ये बन गई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के टैग्स हैं और सबसे जो सिंपल और आसान टैग्स हैं वो फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। इन टैग्स की मदद से आप वेब पेज के ऊपर जो टेक्स्ट दिखाना है उसकी फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट सेट कर रहे होते हैं। फिर थोड़े से थोड़े मुश्किल टैग हैं, यानी कि स्ट्रक्चरिंग टैग्स हैं। की मदद से वेब पेज का लेआउट सेट किया जाता है। फिर फॉर्म्स के टैग हैं, यानी यूज़र से इनपुट लेने के लिए जो टैग इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें फिक्स टैग्स हैं, यही टैग आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई नया टैग नहीं बना सकते आप। फिर इसमें हर टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो भी फिक्स हैं। अपनी मर्जी से कोई नया एट्रीब्यूट आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो अब इसमें कोड कैसे करना है, इसके लिए आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें आगे जाके ASP.NET यूज़ करनी है और ASP.NET के लिए जो सबसे बेहतरीन IDE है वो है विजुअल स्टूडियो, लिहाजा हम शुरू से ही विजुअल स्टूडियो यूज़ करेंगे। होपफुली आप लोगों ने अब तक इंस्टॉल कर लिया होगा। तो ये है जनाब विजुअल स्टूडियो 2019। यहाँ पर जाके मैं क्लिक कर रहा हूँ क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, ये जो एक्टिविटी अब मैं कर रहा हूँ इसका HTML से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये कि आगे ASP.NET में भी यही करना है तो इसलिए अभी से हम कर रहे हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर लैंग्वेज में आप सिलेक्ट कर लें C#। प्लेटफॉर्म आप सिलेक्ट कर लें जनाब विंडोज़, और प्रोजेक्ट टाइप आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें वेब। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी से आप ये प्रैक्टिस बना लें। लैंग्वेज आप C# लेंगे, प्लेटफॉर्म विंडोज़ लेंगे और प्रोजेक्ट टाइप लेंगे वेब। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप चले जाएंगे नेक्स्ट पे। इसका नाम रख लेते हैं माई HTML वेबसाइट और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बन जाएगा। .NET फ्रेमवर्क अभी कोई सा भी सिलेक्ट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ से क्रिएट कर, फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, उसमें से आपने एम्प्टी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर किसी चीज़ पे कोई क्लिक नहीं करना है, ठीक है, और क्रिएट पे क्लिक कर दें तो ये हमारे लिए एक एम्प्टी वेबसाइट क्रिएट कर देगा। एम्प्टी वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें कुछ भी नहीं होता। तो इसी में जनाब हम अपनी सारी चीज़ें ऐड करेंगे वन बाय वन। अच्छा, अब ये वेबसाइट जब बन जाएगी तो विजुअल स्टूडियो इस तरह आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आपको एक विंडो नज़र आएगी सोल्यूशन एक्सप्लोरर की। तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर जो है, इसमें आपको तमाम पेजेस, तमाम फाइलें जो कि आपकी वेबसाइट से रिलेटेड है या लिंक है वो नज़र आ रही होंगी। तो अभी तो कोई भी पेज नहीं है, लिहाजा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें नज़र आ रही हैं। हमें अगर HTML पेज बनाना है
तो क्या करना है, देखें। अच्छा, ये जो फोल्डर बनाया ना, ये रहा फोल्डर, ये माई HTML वेबसाइट डेस्कटॉप पे मैंने क्रिएट किया। अब आपने सिंपली करना ये है कि इस वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से जाना है ऐड, और यहाँ से जाना है ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से सिलेक्ट करना है HTML पेज। ठीक हो गया? सही है। इसका नाम आप कुछ भी रख लें, लेकिन इसकी एक्सटेंशन जो है ना वो .html ही होनी चाहिए, और फिर आप इसको करवा दें ऐड। तो ये एक हो जाएगी फाइल ऐड, जिसमें ऑलरेडी कुछ टैग लिखे हुए हैं पहले से। इस पेज का आउटपुट चेक करना है तो उसका तरीका ये है कि आप इस फोल्डर में जाएंगे, इस फोल्डर के अंदर जाकर ऐसे करके इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये पेज रन हो जाएगा, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। ठीक हो गया? ये इसका आउटपुट है, क्योंकि कुछ भी नहीं है अभी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो टैग्स यूज़ हुए हैं उसमें एक है HTML का टैग, उसके अंदर हेड का टैग है और बॉडी का टैग है। तो ये बात भी अच्छी तरह समझ लें कि HTML में जो टैग्स होते हैं ना वो भी दो तरह के होते हैं। तो टैग्स एक तो होते हैं हमारे पास जिनको हम कहते हैं सराउंडिंग टैग्स, सराउंडिंग टैग्स, और दूसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं सेपरेटिंग टैग्स। सराउंडिंग और सेपरेटिंग टैग में फ़र्क ये होता है कि अगर किसी टैग के अंदर मजीद टैग आ सकते हैं ना तो वो सराउंडिंग टैग है, यानी उसने कुछ टैग्स को सराउंड किया हुआ है। लेकिन बाज़ टैग ऐसे होते हैं जो बस स्टार्ट होते हैं एंड हो जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे BR ब्रेक के लिए यूज़ होता है ये, तो इसके अंदर कोई और टैग नहीं होता। ये HR, इसमें अंदर कोई और टैग नहीं होता, तो ये सेपरेटिंग टैग्स है। लेकिन ये जो HTML है या बॉडी है या हेड है, ये सराउंडिंग टैग है, क्योंकि इनके अंदर भी और टैग्स हो सकते हैं। सही? तो ब्राउज़र के अंदर जो वेब पेज है हमारा, उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। तो जो कुछ भी वाइट वाइट है ना वो सब बॉडी है, और उसके अलावा जो कुछ भी है वो हेड है। तो अगर मैं हेड में कुछ करना चाहता हूँ तो हेड के टैग में करूँगा, और बॉडी के टैग में कुछ करना चाहता हूँ तो बॉडी के टैग में करूँगा। जैसे हेड के टैग में टाइटल का टैग है, सही है। तो यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया कि टाइम पर आ जाया करो, ऐसे करके। ठीक है। तो अब ये टेक्स्ट कहाँ नजर आएगा? ये टाइटल बार में लिखा हुआ नजर आएगा। सही है? समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, अगर यही टेक्स्ट मैं यहां लिख दूं, जैसे मैंने यहां पर कुछ और टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है, तो ये कहां लिखा हुआ नजर आएगा? ये आपको बॉडी में लिखा हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये मैंने बॉडी टैग में लिखा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर बॉडी में लिखेंगे तो बॉडी में नजर आएगा, हेड में लिखेंगे तो हेड में नजर आएगा। अच्छा, बॉडी में जो हमने लिखा है वो अब उसमें हम कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं, जैसे मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, और वॉइस को कैसे, चलो सही है। अब ये टेक्स्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट लिखा है मैंने, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लाइन का ब्रेक भी दिया है, कुछ और भी चीज़ें दी, लेकिन ये ब्राउज़र पे सब कुछ एक साथ लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। क्योंकि ब्राउज़र को यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग हुई हुई है वो नहीं पता, उसको सिर्फ टैग्स का पता है। ब्राउज़र टैग्स नहीं दिखाता, लेकिन टैग्स का इफेक्ट दिखाता है।
तो अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा BR का टैग, जो कि एक सेपरेटिंग टैग है। इसकी मदद से लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब BR यहाँ लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन BR का इफेक्ट नज़र आएगा। ठीक है, तो मुख्तलिफ टैग्स हैं और उन टैग्स को अंदर आप कुछ टेक्स्ट यूज़ करते हैं और फिर आउटपुट दिखा देते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि इस टैग को, इस टेक्स्ट को एक और टैग में यूज़ करें जिसका नाम है P का मतलब है पैराग्राफ। तो एक पैराग्राफ ये हो जाएगा और एक पैराग्राफ ये हो जाएगा। तो अब इस वेब पेज पे 2 पैराग्राफ हो जाएंगे। तो जो आउटपुट नज़र आएगा वो आपको कुछ इस किस्म का नज़र आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? अच्छा, आप चाहें तो ये मल्टीपल पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं। एक और पैराग्राफ हमने यूज़ कर लिया, सही है। तो अभी तीसरा पैराग्राफ आ गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 3 पैराग्राफ नजर आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। और ये जो पैराग्राफ्स है ना, इनके अंदर आप इनके एट्रीब्यूट्स भी लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट के अंदर जाके लिख रहा हूँ अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, तो ये टेक्स्ट आपको फिर सेंटर में नजर आएगा। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया अलाइन इक्वल्स टू राइट, तो ये टेक्स्ट आपको राइट अलाइन नजर आएगा। ये ऑलरेडी लेफ्ट अलाइंड है, तो ये कहलाता है एट्रीब्यूट। ये टैग नहीं है, लेकिन ये एट्रीब्यूट है P का। अब ये एट्रीब्यूट मैं बॉडी में यूज करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। ठीक है, बॉडी के अलग एट्रीब्यूट हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से जनाब, ये जो P का टैग है, P के टैग के अंदर वो एक और ख़ास बात ये है कि जब एक P का टैग शुरू होता है और एंड होता है और नया P का टैग शुरू होता है, तो बीच में थोड़ा सा गैप आता है। यानी कि देखें, मैं यहाँ पर करता ही हूँ कि एक और पेज बना लेता हूँ HTML का। कैसे बनाएंगे हम? राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, HTML पेज, ये HTML पेज 2 आ गया। HTML पेज 2 के अंदर एज इट इज़ ये पूरा कॉपी कर देता हूँ टेक्स्ट बॉडी में, और यहाँ पर मैं P की जगह div लिख देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो आपका टेक्स्ट है वो अब div में आ जाएगा। ये HTML पेज 1 है, अगर इसके बजाय आप यहाँ पर रन करें HTML पेज 2, तो ये इसका आउटपुट है। इसमें भी वही रेजोल्यूशन कर देते हैं जो यहाँ पर है, यानी कि 220, 230, 240, 250। ये भी आगे जनाब 250। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? तो ये डिफरेंस ये है कि जब एक पैराग्राफ एंड होता है और दूसरा शुरू होता है तो ब्राउज़र एक लाइन का एक्स्ट्रा गैप दे देता है, जबकि डिव में नहीं देता है। ठीक है, तो ये डिव का बिहेवियर है कि उसमें 2 डिव्स के दरमियान ब्रेक नहीं आता, जबकि P का बिहेवियर ये है कि उसमें ब्रेक आ जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कब हमने P यूज़ करना है और कब हमने div को यूज़ करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे टैग हैं HTML के अंदर जिनको यूज़ करके आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा HTML पेज 2 है, तो अब हम करते ये हैं कि यहाँ पर एक टैग यूज़ करते हैं HR का। HR का टैग यूज़ करने से क्या होगा भाई जी? ये कहलाता है HR, ये HR। उसके बाद देखें, मैं यहाँ पर एक टैग यूज़ कर रहा हूँ फॉन्ट का, सही है। और फॉन्ट की क्लास, फॉन्ट के अंदर जाके मैं लिख रहा हूँ जनाब कि कुछ टेक्स्ट लिख दिया मैंने। सही है, तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा। अब हम चाहें तो फॉन्ट के टैग के अंदर एट्रीब्यूट होते हैं इसके, जैसे कि इसका एक एट्रीब्यूट है साइज, लिख दिया फॉन्ट साइज 7, तो अब ये टेक्स्ट आपको फॉन्ट साइज 7 में नजर आ गया। ठीक है, अगर मैं फॉन्ट साइज चेंज करूं, बल्कि मैं 6 कर दूं, तो आप देखेंगे कि ये फॉन्ट साइज कम हो गया। लाइन ब्रेक नहीं होगी फॉन्ट चेंज करने से।
अच्छा, डिव जब शुरू हो रही थी और डिव जब एंड हो रही है और नई डिव शुरू हो रही है तो खुद ब खुद लाइन ब्रेक हो रही है, लेकिन फॉन्ट जब एंड हो रहा है और नया फॉन्ट का टैग शुरू हो रहा है तो लाइन ब्रेक नहीं हो रही। तो ये भी दो कैटेगरीज हैं HTML के अंदर कि बाज़ टैग ऐसे हैं कि जब वो एंड होते हैं तो वो लाइन ब्रेक कर देते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे हैं कि नहीं करते। तो अब फॉन्ट साइज आप 7 से लेके 1 तक जा सकते हैं, सही है। जैसे मैं मज़ीद फॉन्ट साइज इसका कम करना चाहूँ तो 5 कर दूंगा, ये और फॉन्ट साइज कम हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर BR लगा दूंगा तो क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है। फिर इसी फॉन्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है कलर का। जैसे इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं, आप देखेंगे कि इसका कलर ब्लू हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर कलर एट्रीब्यूट में ग्रीन लिख दूँ तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ कलर एट्रीब्यूट में अगर रेड लिख दूँ तो इसका कलर रेड हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये ब्लू है, ये ग्रीन है और ये रेड कलर है, क्योंकि फॉन्ट के टैग के अंदर हमने ये किया होगा। फिर फॉन्ट के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है फेस। ये जो फॉन्ट फैमिली हम यूज़ करते हैं MS वर्ड के अंदर, ये बेसिकली वही है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फेस इक्वल्स टू टाइम, आप देखें कि डिफरेंट फॉन्ट फैमिली यहाँ पर अप्लाई हो रही है, सही है जनाब। तो ये फॉन्ट का टैग है, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि ये साइज का और ये कलर का और ये फेस का एट्रीब्यूट फॉन्ट के टैग में है, डिव के टैग में नहीं है या बॉडी के टैग में नहीं है। तो कुछ डिफाइंड टैग्स हैं और उन टैग्स के डिफाइंड एट्रीब्यूट हैं। मुझे किसी टेक्स्ट को अगर बोल्ड दिखाना है तो मैं उसके लिए बी का टैग यूज़ करता हूँ, मैंने लिखा दिस इज बोल्ड, ठीक है। अगर मुझे इटैलिक दिखाना है तो मैं आई का टैग यूज़ करता हूँ, ये इटैलिक हो गया। और अगर किसी को अंडरलाइन दिखाना है तो मैं यू का टैग यूज़ करता हूँ। समझ में आ रही मेरी बात? तो आप देखेंगे कि कुछ टेक्स्ट बोल्ड है, कुछ इटैलिक है और कुछ अंडरलाइन है, सही है। फिर इसी तरीके से और भी फॉर्मेटिंग रिलेटेड बहुत सारे टैग हैं, आप उनकी मदद से टेक्स्ट को अपने बोल्ड का उसके अंदर डिफरेंट किस्म की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू कर दिया या उसको सुपर स्क्रिप्ट कर दिया, सब स्क्रिप्ट कर दिया, ये सारे टैग्स अवेलेबल हैं आपको। जैसे ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे MS वर्ड में बैठ के आपने कुछ टेक्स्ट लिखा और फॉर्मेटिंग का टूल बार है, फॉर्मेटिंग के टूल बार में आपने कुछ बटन्स पे क्लिक किया तो उसकी मदद से क्या हुआ, टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग। इस किस्म के बहुत सारे टैग्स मौजूद हैं और वो बहुत ईजी हैं और उनमें करना क्या होता है कि आप सिंपली उनके अंदर टेक्स्ट लिखते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक टैग है हमारे पास रूबी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, एक HR का टैग है। अच्छा, इसमें मैंने लिख दिया जनाब H1, ये है हेडिंग 1, ठीक है। अब हेडिंग 1 में लिख दिया मैंने कि दिस इज हेडिंग 1, तो ये हेडिंग 1 का आउटपुट है, ये हेडिंग 1 है। इसकी जगह अगर मैं हेडिंग 2 यूज़ करूँगा तो ये है जनाब हेडिंग 2। अगर मैं यहाँ पर हेडिंग 3 यूज़ करूँगा तो फिर हेडिंग 3 आ जाएगी, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। हेडिंग 6 तक आप जा सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 हेडिंग तक आप जा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान में रखिएगा कि ये ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से आप हेडिंग करते हैं। एक लेवल पे एक हेडिंग होती है। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो अब उसमें 4 हेडिंग हैं, 4 अलग अलग, तो सबका सब H1 होंगी। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे आप अपनी CV बना रहे हैं और CV में आपने लिखा कि जनाब सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव लिख दिया, फिर उसके बाद आपने एजुकेशन लिखी आपने, तो ऑब्जेक्टिव और एजुकेशन दोनों हेडिंग 1 होंगी, एक्सपीरियंस भी हेडिंग 1 होगा, सब कुछ हेडिंग 1 होगा।
हेडिंग के अंदर कोई और हेडिंग आएगी तो वो हेडिंग 2 होती है, यानी 1.1 हेडिंग 2 होगी, 1.2 भी हेडिंग 2 होगी, 1.3 भी हेडिंग 2 होगी, 1.1.1 हेडिंग 3 होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें इतने ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि हेडिंग से इसका मतलब है कि 1.1.1.1.1 बहुत ही कोई PhD लेवल का थीसिस लिख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर इतना काम करना पड़ेगा, अदरवाइज नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में HTML पेजेस में इसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है। तो ये जनाब बहुत सारे टैग्स हैं और इन टैग्स की मदद से आप क्या करते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, और भी बहुत सारे टैग्स हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्कस करते रहेंगे। ये वाले टैग्स, इनका सिंपल काम ही होता है कि टेक्स्ट की करना है क्या, फॉर्मेटिंग। सही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब दूसरे जो टैग्स हैं ना, जिनकी मदद से आप बनाते हैं वेब पेज का स्ट्रक्चर। अब वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने से क्या मुराद है? वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने से मुराद ये है कि इसको आप अपनी ज़ुबान में समझें, वेब पेज का स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है भाई? ढांचा क्या होता है? ढांचा स्केलेटन होता है और स्केलेटन ढांचा होता है। ढांचे का क्या काम होता है? स्केलेटन क्या होता है भाई? हाँ, बेसिकली अगर आप एक ह्यूमन के अंदर से ढांचा निकाल दें तो क्या होगा? गिर जाएगा वो, सही बात है। तो अगर उसमें आप स्केलेटन निकाल देंगे किसी भी एनिमल में से, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो कोई भी जो एनिमल है या ह्यूमन है, उसका जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना आपको, वो उसके स्केलेटन की वजह से आ रहा है। इसी तरह वेब पेज के ऊपर भी कौन सी चीज कहाँ रखनी है, उसके लिए वेब पेज का बनाना पड़ता है स्ट्रक्चर। उसके लिए दो चीजें यूज होती हैं। एक तो यूज होते हैं जनाब इसके टेबल्स की मदद से बनते हैं, और दूसरा बनता है डिव। लेकिन डिव में होती है CSS यूज। तो CSS जब हम यूज करेंगे अगली क्लास में, तो उसमें फिर हम ये वाला तरीका देखेंगे। फिलहाल हम जरा टेबल्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो टेबल्स कैसे देखेंगे जनाब, उसके लिए हम यहाँ पर एक और HTML का पेज ऐड कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं tables.html। तो टेबल के हवाले से पहली बात तो ये समझ लें कि नॉर्मल टेबल बनाना हो तो उसके लिए भी टेबल यूज होता है, टेबल का टैग यूज होता है। जैसे मुझे जो है वो एक लिस्ट बनानी है जिसमें स्टूडेंट के नाम दिखाने और उनके नंबर दिखाना है, तो उसके लिए आप टेबल यूज करेंगे और टेबल बनाएंगे, रॉज और कॉलम बनाएंगे। लेकिन अभी जो हम टेबल यूज करने जा रहे हैं, ये हम बनाने जा रहे हैं फॉर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने ज़रूरी हैं, और वो क्या है? देखिए, मैंने ये लिखा टेबल, और ये टेबल बन गया और क्लोज भी हो गया, सही है। और आउटपुट आएगा नजर? कुछ भी नजर नहीं आएगा यार, ये आउटपुट है इसका। अच्छा, फिर इसके अंदर मैंने बनाई TR। TR का मतलब है टेबल रॉ, तो भी कोई आउटपुट नजर नहीं आएगा। अच्छा, फिर मैं इसके अंदर बनाता हूँ TD, तो भी कोई आउटपुट नजर नहीं आएगा। अच्छा, इसके अंदर जाके मैं लिखता हूँ फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, आपको कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। लेकिन ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इससे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सिंपल टेक्स्ट है या कोई टेबल है। तो आप ये कर सकते हैं कि टेबल के टैग के अंदर आकर इसका एक एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम है जनाब बॉर्डर। तो अगर मैं यहाँ पर जाके बॉर्डर 1 कर दूँगा तो मुझे टेबल की बॉर्डर नज़र आएगी, और अंदाज़ा होगा कि ये एक टेबल है जिसमें एक ही रॉ है और एक ही कॉलम है। तो रॉ कैसे बनती है? रॉ बनती है TR के टैग से। और कॉलम कैसे बनता है? कॉलम बनता है TD के टैग से। वैसे टेबल डेटा है ये, लेकिन एक TR में जितने TD के टैग होंगे उतने कॉलम होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही?
तेज तो नहीं पढ़ा रहा, पक्की बात है, और तेज हो जाऊं? हाँ, तो हम यहाँ पर एक टीडी का इजाफा कर देते हैं और ये हो गई तीसरी टीडी। कौन सी टीडी हो गई? तीसरी ना, दूसरी। आप लोग जागे में हैं? ये दूसरी टीडी है। तो हमने यहाँ पे लिखा जनाब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम। तो क्या होगा? तो ये होगा कि अब एक रो होगी और उसमें 2 कॉलम्स होंगे। ठीक है, सही है? जिंदा हैं आप लोग? तो अब बेसिकली यहाँ पर आप ये देखें कि टेबल के अंदर जो बॉर्डर का एट्रीब्यूट है, इसके अलावा भी कुछ एट्रीब्यूट हैं। मिसाल के तौर पे एक बहुत ही अहम एट्रीब्यूट है जिसका नाम है विड्थ। अब मैंने इसके अंदर अगर इसकी विड्थ डिफाइन कर दी 500 पिक्सल, तो टेबल की विड्थ कितनी हो जाएगी? 500 पिक्सल्स। तो ये जो विड्थ है ना, ये फिक्स है। फिक्स का मतलब ये है कि पहली बात तो ये समझें कि इस स्क्रीन के ऊपर 500 पिक्सल्स इतने हैं, ठीक है? लेकिन किसी स्क्रीन पे हो सकता है कि ये इतने हो जाएं। क्यों? जी, बेसिकली स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है इस वक्त, वो मेरे पास जनाब है 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080। क्या मतलब है इसका? है? तो इसमें जो विड्थ है वो 1920 पिक्सल्स है और हाइट है 1080 पिक्सल्स। तो 1920 के अंदर 500 ऑलमोस्ट 1/4 है। लेकिन अगर मैं रेजोल्यूशन यहाँ पे कर दूं 800 बाय 600, तो 800 के अंदर तो हाफ से भी ज़्यादा हो जाएगा 500। तो हाफ से ज़्यादा स्क्रीन पे ये टेबल आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डिफरेंट स्क्रीन्स होती हैं, उनमें डिफरेंट रेजोल्यूशन होती है, लिहाजा ये आपको कहीं टेबल बड़ा नज़र आएगा, कहीं छोटा नज़र आएगा। दूसरी बात ये कि ब्राउज़र का साइज़ भी चेंज आप कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि मैंने फिक्स कर दी है इसकी विड्थ 500 कर दी, 500 पिक्सल्स। इसके मुकाबले में आप चाहें तो ये जो विड्थ है इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे दे दें 100%, तो 100% का मतलब है 100%। अब ब्राउजर का साइज चेंज होगा तो टेबल खुद ही एडजस्ट करेगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, सही है? तो भाई ये जहन में रखें कि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हजरत अल्लामा मौलाना इसरार अली साहब ये फरमाते हैं कि विड्थ हमेशा कहाँ डिफाइन करनी है, किस में डिफाइन करनी है? परसेंटेज में डिफाइन करनी है, विड्थ में डिफाइन नहीं करनी। 2-3 चीजें समझ लें। एक तो HTML कंपाइल नहीं होती है, ये इंटरप्रेट भी नहीं होती है। क्या मतलब है इस बात का? इसका बात का मतलब ये है कि आपने कोड अगर गलत लिखा है ना, तो मैसेज वगैरह नहीं आएगा आपके पास, कोई लाइन हाईलाइट नहीं होगी, आउटपुट अजीब सा हो जाएगा। तो आपने कुछ प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करना है, सही? वो कहीं लिखी भी नहीं मिलेंगी आपको, किसी बुक के अंदर या कहीं और लिखी भी नजर नहीं आएंगी। जब आप काम कर रहे होंगे तो सीनियर लोग आपको बताएंगे और वो आप अपने पल्ले बांध लेंगे, ठीक है, और बाकी लोगों से छुपा के रखेंगे और किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है ना? तो विड्थ किस में डिफाइन करनी है? परसेंटेज में। लेकिन हाइट हमेशा पिक्सल में डिफाइन करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे हाइट डिफाइन कर रहा हूँ और वो मैंने कर दी कितनी? 600 पिक्सल। तो ये आएगा जनाब इसका आउटपुट। अब देखें इस टेबल में कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम हैं और इस टेबल की विड्थ कितनी है? 100%। तो एक कॉलम की विड्थ कितनी है?
50%। इस टेबल में कितनी रॉज हैं? एक रॉ है। और टेबल की हाइट कितनी है? तो एक रॉ की हाइट कितनी है? 600। सही है ना? गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? अच्छा, अगर आप इसको 700 कर दें तो ये 700 हो जाएगी हाइट। सही है। अगर मैं इसमें एक रॉ का इजाफा कर दूं तो कितनी रॉ हो जाएंगी? तो ये सेकंड रॉ हो जाएगी, ये भी सेकंड रॉ हो जाएगी। तो अब इस टेबल में कितनी रॉज हैं? 2 रॉज हैं। और कॉलम कितने हैं? 4 कॉलम है। अभी भी 2 ही कॉलम है। ये दूसरी रॉ का पहला कॉलम है और ये दूसरी रॉ का दूसरा कॉलम है। तो आउटपुट आएगा कुछ इस किस्म का। अब इस टेबल में कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम है। एक कॉलम की विड्थ कितनी है? 50%। इस टेबल में कितनी रॉज हैं? एक रॉ की हाइट कितनी है? 350 पिक्सल्स। 700 डिवाइडेड बाय 2। सही है, 350 पिक्सल्स। ठीक है, जिंदा हो? अच्छा, अब अगर आपसे पूछे कि कोई साहब पूछे कि ये तो बताइए कि कॉलम की हाइट क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप उसे एक अच्छी सी गाली देंगे और उसको कहेंगे कि कॉलम की हाइट नहीं होती। समझ में आ रही है? कहने का मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ पर इधर जाकर कॉलम की हाइट डिफाइन करने की कोशिश करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी लिख दें, क्योंकि कॉलम में हाइट नहीं होती। या आपसे कोई पूछे कि जरा रॉ की विड्थ बताओ, तो और गंदी गाली देनी है उसे, उससे भी गंदी। और उसे बोलना है कि कॉलम की विड्थ नहीं होती, जो टेबल की है वही है। बात समझ में आ रही मेरी? ठीक है। असल में मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी जो कौम है ना, जो नई नस्ल है, वो बेइज्जती से चलती है। ठीक है, जितना बेइज्जत किया जाता है ना उतनी वो एक्टिव रहती है, जितना इज्जत दी जाती है उतना ढीले हो जाता है। तो इसीलिए आप मुसलसल बेइज्जती करते रहें, मशवरा है मेरा आपको, तो वो फिर एक्टिव रहते हैं। बच्चे भी हो ना घर में, उनकी बेइज्जती करना शुरू कर दें तो वो सही हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने उनको इज्जत देना शुरू करी ना, वो आपस से बाहर हो जाएंगे। आजमा के देख लें। ठीक है, हमारा जमाना कुछ और था, ठीक है, आप लोगों का जमाना कुछ और है। तो आप लोगों के जमाने की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो अब बेसिकली ये हमने कितनी टीआर बना ली? 2 टीआर। अब हम कैसा करते हैं कि 1 टीआर और बना लेते हैं। तो ये कितनी टीआर हो गई भाई? ये तीसरी टीआर है। ये आ गई थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, और ये आ गई थर्ड रॉ सेकंड कॉलम। तो अब इसमें कितनी रॉज हो गई भाई? 3 रॉज हो गई। कॉलम कितने हो गए? कॉलम तो अभी भी 2 ही हैं। सही है। और पहले कॉलम की विड्थ कितनी है? सोचना पड़ता है, 50%। पहले कॉलम की विड्थ तो 50% है ना। सही है। रॉज कितनी है? पहली रॉ की हाइट कितनी है? पहली रॉ की हाइट कितनी है? रॉ की हाइट क्यों नहीं होती भाई? रॉ की विड्थ नहीं होती। यार वाकई तुम ना के जेड हो, कसम से बता रहा हूं। रॉ की हाइट है 700 डिवाइडेड बाय 3। बस सही है ना? 700 डिवाइडेड बाय 3 सही है, यानी कि 350 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। 3 रॉज हैं, टेबल की हाइट 700 है, तो तीनों रॉज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सही है। मुझे पता है कि मैथ का इल्म जो है ना दुनिया से उठा लिया गया है। मैथ तो बेकार चीज है ना, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या ख्याल है ना?
सही है ना? मैथ तो नहीं होनी चाहिए ना दुनिया में। क्या ख्याल है भाई? मेरा तो ख्याल ये है कि आप लोग ये करें कि कुछ टाइम ट्रेवलिंग इजाद करके ना, ये जितने भी आइंस्टाइन और न्यूटन है इनको गोली मार के आ जाए। सही है? ये जितने भी थे ना, इनको सबको मार मुर के आ जाए, वापस आएंगे ना बिजली होगा ना कुछ होगा, आप लोग अरमाइश दरख्त वरख्त लगे होंगे, चारपाई लगा के बैठे हैं, चिल करें, ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी। ये मुसीबत इन लोगों की वजह से आई है। जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। टीवी ना हो, टीवी भी नहीं होगा, बिजली भी नहीं होगी, ट्यूबवेल भी नहीं होंगे, कुएं होंगे, कुएं में से पानी खींच रहे होंगे सब ऐसे ऐसे करके बाल्टी में से। वापस कैसे आओगे? तो अब बेसिकली ये 3 रॉज हैं और कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम हैं। सही है? तो जितनी विड्थ है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है 50-50, और जितनी हाइट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है तीनों रॉज में। लेकिन हम चाहें तो कस्टम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं टीआर के अंदर जाकर ऐसे करके लिख दूं हाइट और यहाँ पे लिख दूं 100 पिक्सल्स। तो पहली रॉ की हाइट कितनी हो जाएगी? 100 पिक्सल। तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? 700 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, 300। सही है? सही है? अच्छा, यही काम मैं ये करता हूं कि तीसरी वाली जो रॉ है उसके अंदर भी जाके लिख देता हूं ऐसे करके। तो पहली रॉ और आखिरी रॉ की हाइट कितनी हो जाएगी? 100 और 100। तो मिडिल वाली रॉ की हाइट कितनी हो जाएगी? 500, यानी कि 700 माइनस 100 माइनस 100। सही है? और फिर मैं जाके यहाँ पे भी लिख दूं 100, तो क्या होगा? हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप कहें कि मैं 1980 में पैदा हुआ और 1990 में मर गया और मेरी उम्र 80 साल थी। ऐसा हो सकता है? भाई तुम लोग सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? yes. सुन, खत्म। 1 घंटे में फारिग हैं? हाँ, क्या कह रहा हूँ? तो अब टेबल की हाइट आपने कितनी दी है? 7, लेकिन रॉस की कंबाइंड कितनी हो रही है? 300। अब ये अजीब सी सिचुएशन है। तो ब्राउजर जो है ना वो पागल हो जाएगा और जो कुछ आपने किया है सब नलिफाइड। उसको कह रहा है कि क्या बकवास है। ठीक है? अब वो एरर नहीं देगा, यहाँ पे एरर देना चाहिए उसे, लेकिन एरर वो दे ही नहीं सकता। सही है? बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या करना है, इसको कौन सी एरर बोलते हैं? ये लॉजिकल एरर है और ये ढूंढना बड़ा मसला है। मुझे तो पता है, मैंने भी कोड लिखा है, लेकिन कोई मुझे ये पेज ला के बोले और सर ये आउटपुट आ रहा है, मैंने तो सही डिफाइन किया है, अब जरा बताएं ये कैसे आ रहा है। तो ये ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, इस किस्म का काम। ठीक है? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ती हैं। पहली बात तो ये जहन में रखें कि अगर आप टीआर की हाइट डिफाइन कर रहे हैं तो आखिरी टीआर की हाइट ना स्टैटिक डिफाइन कर दें, यानी कि रिमेनिंग। स्टैटिक का मतलब है रिमेनिंग। बात समझ में आ रही? बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप मिसाल के तौर पे टीडी की विड्थ डिफाइन कर रहे हैं, तो जैसे पहली टीडी की विड्थ मैंने डिफाइन की 20%, तो पहली टीडी की विड्थ हो जाएगी 20%। सही है? अब दूसरी टीडी के अंदर जाके भी मैं लिख देता हूँ विड्थ इक्वल्स टू 20%। अब दोनों का कॉम्बिनेशन तो 40% है और टेबल की 100% है, तो वो फिर पागल हो जाएगा। ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही? यानी आप ब्राउजर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, उसमें कुछ कोडिंग हुई हुई है, उसकी कुछ लिमिटेशन है, उससे आप बाहर निकलेंगे तो ये एक्सेप्शन आ जाएगी, फिर वो जो है ना सब नलिफाइड हो जाएगा जो कोड आपने लिखा है। लिहाजा आपको यहाँ पे भी क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे भी आप स्टैटिक लिख दें, ये लिखे ही ना, छोड़ दें। बात समझ में आ रही? तो
ये इसका मतलब है 80% दूसरे कॉलम की विड्थ हो गई, तो पहले की 20%। तो अभी जो सूरत हाल है उसमें हमारे पास 3 रॉज हैं और हर रॉ के अंदर 2 कॉलम हैं, और हमने यहाँ पर हर रॉ और कॉलम के हिसाब से विड्थ और हाइट डिफाइन कर रखी है। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ भाई, पक्की बात है। अच्छा, अब हम ये करते हैं जनाब कि इसमें से जाते हैं पहली टीआर के अंदर, और पहली टीआर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। तो हम करते ये हैं कि एक कॉलम डिलीट कर देते हैं। तो अब पहली टीआर में कितने कॉलम होंगे? एक कॉलम है, लेकिन दूसरे और तीसरे में 2 हैं। तो अब वो अजीब सी इसकी सिचुएशन हो जाएगी, ये अजीब, उसने एम्प्टी एरिया छोड़ दिया क्योंकि यहाँ एक ही कॉलम है। लेकिन अगर आप यहाँ पर पहले रॉ के अंदर पहले कॉलम में जाके इस तरीके से लिखते हैं कॉल स्पैन और वो लिखते हैं 2, तो कॉल स्पैन एक एट्रीब्यूट है, टीडी के टाइप में यूज होता है और मर्जिंग के लिए यूज होता है। इसका मतलब ये है कि अब इस टीडी ने 2 कॉलम्स की जगह लेनी है। ठीक है, एक्सेल के अंदर आपने मर्जिंग करी है, कैसे करते हैं? सेल सेलेक्ट करे आपने और ऊपर जाके मर्ज पे क्लिक कर दिया। वो 2 तरह की मर्जिंग होती है, एक हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है। तो ये जो है ना वो हॉरिजॉन्टल मर्जिंग है। ये इस तरीके से है कि आपने 2 सेल सेलेक्ट करके मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट कर दिया, तो जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस किस्म का होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, जिंदा हो तुम लोग? मरे तो नहीं ना अभी? ठीक है भाई, तो ये 2 कॉलम्स मिलके एक कॉलम बना रहे हैं, सही है इसको जी? हाँ, फरमाइशी प्रोग्राम क्लास के बाद शुरू होगा। ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूँ पहले वो सुन लें। मैं भी आपको टेबल का टैग समझा रहा हूँ, सही है? तो टेबल के टैग को समझने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है, आपने करना बेटा ये है कि इसको आप रखें एक पैराग्राफ में और पैराग्राफ की अलाइनमेंट सेंटर कर दें, तो ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, और आप टीडी में भी अलाइन सेंटर कर सकते हैं, तो जब भी हो जाएगा, सही। तो अभी तो फिलहाल ये इस तरीके से नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसमें देखें, मैं जा रहा हूं आखिरी वाली रॉ में। आखिरी वाली रॉ के अंदर जाकर भी मैंने इस तरीके से एक टीडी हटा दी, तो अब एक ही टीडी बची है, और यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया कॉल स्पैन 2। तो आप देखेंगे कि ये भी मर्ज हो गया, सही है। अच्छा, फिर देखिए ये टीडी के अंदर जाकर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अलाइन, और अलाइन मैंने कर दिया राइट। तो ये टेक्स्ट ये राइट अलाइन हो गया, सही है। नजर आ रहा है सबको? अलाइनमेंट 2 तरह की होती है भाई, एक होती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और एक होती है वर्टिकल अलाइनमेंट। ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, यानी कि लेफ्ट सेंटर और राइट जो होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है। एक होती है वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट होती है टॉप, बॉटम और मिडिल। तो ये मैंने वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल कर दी, तो ये यहाँ आ जाएगा जनाब, ऐसे करके अगर आप सेव करके करेंगे तो मिडिल ही तो है, सही तो है। हाँ, आप यहाँ पे ये हो गई वर्टिकल अलाइनमेंट बॉटम, सही है। समझ में आ रही मेरी बात? फिर इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया जनाब कॉपीराइट @NET यूनिवर्सिटी 2019, सही है। जब पाकिस्तान इंडिया से वर्ल्ड कप में हारा था, ठीक है। वर्ल्ड कप में हारा था, सही है। ये टेक्स्ट आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, सही है भाई? क्लियर है? अच्छा, आप देखें, ये हमने इस टीआर को कर दिया ऐसे क्लोज और पहली टीआर पे आ गए।
ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब मैं यहाँ कोई इमेज दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वो हम कैसे दिखाएंगे? उसके लिए इमेज का होना ज़रूरी है। तो कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं ज़रा इंटरनेट से, कर लें। तो इमेज हम कैसे डाउनलोड करेंगे भाई? हम जाएंगे गूगल पे, गूगल पे जाके यहाँ पे लिखेंगे हम एनिमल पिक्चर्स, ठीक है, तो ये फनी एनिमल पिक्चर्स आ जाएंगी। ऐसे जनाब नहीं, इसको करें सेल्फी। कौन सी लें भाई पिक्चर हम? हम्म? ये ये सही। तो ये पिक्चर हम सेव कर लेते हैं भाई। कॉपी, हम सेव इमेज एज, इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड, ये फाइल हमने सेव कर ली। अच्छा, अब इसको अपनी वेबसाइट में कैसे लाएंगे? वेबसाइट पे राइट क्लिक करें, यहाँ से जाएं ऐड एग्जिस्टिंग आइटम और डेस्कटॉप से सिलेक्ट कर लें इसको। ये इधर आ गए। इसका मतलब है कि ये उसी फोल्डर में, जिस फोल्डर में हमारा पेज है, तो आपने सिंपली यहाँ पर ऐसे करके लिखना है इमेज सोर्स इक्वल्स टू, या ये जनाब ऐसे करके टाइप लो। तो या तो ये इसी फोल्डर में हो जिस फोल्डर में ये पेज है, या ये कि आप पूरा यहाँ पार्ट डिफाइन करेंगे सी में, फला फोल्डर में, फला फोल्डर, तो ये इमेज आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी जो हाइट है ना, वो हमारी रॉ की हाइट से ज्यादा हो गई है, तो आप इसको थोड़ा फिक्स करते हैं। कैसे फिक्स करते हैं? इसकी विड्थ हम सेट कर देते हैं, विड्थ कर देते हैं 100 पिक्सल्स। विड्थ और हाइट दोनों मत दीजिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। विड्थ और हाइट अगर आप दोनों देंगे तो फिर वो पिक्सल्स इसके थोड़े से जो है ना, वो टूट टूट कर इधर उधर हो जाएंगे। टेबल की, जानू टेबल की गौर से सुना, मैंने कहा टेबल की परसेंटेज में दी है, इमेज की दी, सही है। तो अभी वेट मैंने दिए, मैं कह रहा हूं कि वेट और हाइट दोनों नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि इमेज का एक वेट और हाइट का रेशो होता है, वो रेशो अगर गड़बड़ हुआ ना तो इमेज अजीब सी हो जाएगी, ठीक है। तो आप सिर्फ वेट दे दें, वो हाइट खुद ही एडजस्ट कर देगा, सही है भाई। यहाँ पे आप अपना कोई लोगो दिखा सकते हैं, इधर आप लोगो वगैरह बनाए ना, यहाँ पे लोगो दिखाते हैं अपनी वेबसाइट का। अच्छा, एक और इमेज यहाँ ऐड कर लेते हैं। इसी को अगर आप दोबारा से ऐसे लिखते हैं तो यही इमेज दोबारा से नजर आती है, सही है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूं दूसरी इमेज ना राइट साइड पे आ जाए, अब क्या करूं? अलाइन कहाँ लिखूं? कहाँ लिखूं? टीटी में लिख दूं? इमेज में लिख दूं? यहाँ पर लिख दूं? अच्छा अच्छा, यहाँ पर मैंने लिख दिया जनाब अलाइन राइट, तो इमेज राइट पे चली जाएगी। अब इनके दरमियान मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ। वेलकम टू वेब इंजीनियरिंग, चले का वेलकम टू वेब इंजीनियरिंग। ये टेक्स्ट यहाँ नजर आ रहा है, मैं इसको सेंटर में लाना चाह रहा हूँ। अलाइन क्या करूं? किसके, कहाँ लिखूं अलाइन?
पैराग्राफ ऐड कर लूं, मैंने पैराग्राफ ऐड कर लिया और ऐसे करके मैंने पैराग्राफ एंड हो गया। इसमें जाके मैंने लिखा अलाइन और सेंटर, ठीक है। चलो, तो आप एक चीज भूल गए कि जब पैराग्राफ होता है तो वो तो लाइन ब्रेक कर देता है। अब क्या करूं, है लाइन तो ब्रेक करती है। फॉन्ट के टैग में अलाइनमेंट का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, उसमें कलर का और साइज का एट्रीब्यूट है। क्या करें भाई, क्या करें, लाइन ब्रेक कर देती है। तो जरूरी है हमें कुछ ना मालूम हो बोले ये कर दो, है। हाँ भाई, कुछ ना कुछ बोलना थोड़ी जरूरी है। स्पैन नहीं, वो तो सिंपल टेक्स्ट के लिए होता है। तो भाई इसका हल ये है कि यहाँ पर आपको एक टेबल और बनाना पड़ेगा। तो टेबल के अंदर टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल के अंदर टेबल कैसे बनता है, टेबल के अंदर टेबल बड़ा आराम से बनता है। टेबल के अंदर टेबल बनाने के लिए आपको टीडी के अंदर टेबल का एक और टैग बनाना पड़ेगा, सही है। उसमें एक टीआर बनानी पड़ेगी, उसमें एक टीडी बनानी पड़ेगी। इमेज को उस टीडी में कट करके पेस्ट करना पड़ेगा, सही है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक टीआर और बनाएंगे, उसमें एक टीडी और बनाएंगे, ये टेक्स्ट जनाब उसके अंदर पेस्ट कर देंगे ऐसे करके। फिर हम एक टीआर और बनाएंगे, उसमें एक टीडी होगी, और ये तीसरी जो या दूसरी इमेज है ये हम इसमें पेस्ट कर देंगे। तो नतीजा ये होगा कि आउटपुट आएगा कुछ इस किस्म का। अगर आप पेज को सेव करके चलाएंगे तो ये आउटपुट आ गया, जो कि हरगिज वो नहीं है जो हम चाह रहे थे, ठीक है। तो आपके पास टेबल है, उसमें एक टीडी है, और आपने बना दी है इसमें 3 रॉज, ठीक है। तो लिहाजा आपको नजर आ रही हैं 3 रॉज। लेकिन हम जो आउटपुट चाह रहे थे वो एक्चुअली एक ही रॉ थी और उसमें 3 टीडीज थी। मेरी बात समझ में आ रही है भाई तुम लोगों के? 3 रॉज है ना, तो ऐसे करके ये वाली हटा दें आप, और ऐसे करके ये भी हटा दें। तो अब एक रॉ हो गई और कितनी टीडीज हो गई? 3 टीडीज, यानी कि 3 कॉलम हो गए। लिहाजा आउटपुट आएगा कुछ इस किस्म का। लेकिन ये अभी भी वो आउटपुट नहीं है जो हम चाह रहे हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों आ रहा है आउटपुट। तो आप एक काम करें, इस टेबल की बॉर्डर डिफाइन करें। टेबल जो कि टीडी के अंदर है, तो ये इसकी बॉर्डर है। आपको अंदाजा हो रहा है कि जितनी जगह इसके अंदर कंटेंट ले रहे हैं उतनी इसकी विड्थ और हाइट है, फिक्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी विड्थ डिफाइन कर देंगे जनाब 100%। तो भाई ये होगा ये कि ये हो जाएगी 100% विड्थ। फिर बॉर्डर कर देंगे 0, तो बॉर्डर हो जाएगी गायब। फिर यहाँ पे जाके लिखेंगे अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, तो टेक्स्ट हो जाएगा सेंटर। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। फिर आप ये कर सकते हैं कि इसको लिखते हैं आप फॉन्ट के टैग में, साइज डिफाइन कर दें, कलर डिफाइन कर दें। ये आपको फिर इस तरह लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। फिर इसी के नीचे आप रेड कलर में
यहां पर लिखते हैं जनाब कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है बेटा, ठीक है जनाब। ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, dr यूज करना पड़ेगा। ये लें, ये ठीक है। तो यहां इस टीटी के अंदर एक टेबल मौजूद है, उसमें 3 कॉलम है। तो वेब पेज के अंदर कोई भी चीज जहां नजर आ रही होती है वो ऐसे ही नहीं नजर आ रही होती है, उसके लिए वहां पहले उसकी जगह बनानी पड़ती है। तो ये इमेज आपको यहाँ नजर आ रही है तो ऐसे नजर नहीं आ रही है, इसकी जगह हमने बनाई है, एक स्ट्रक्चर बनाया है और फिर जाके उस स्ट्रक्चर के अंदर बॉडियां लगाई हैं, यानी कि टैग्स लगाए। ठीक है, सही है। अभी यहां पर हम एक ब्रेक कर रहे हैं। तो इमेज हम कैसे डाउनलोड करेंगे भाई, हम जाएंगे गूगल पे, गूगल पे जाके यहाँ पे लिखेंगे हम एनिमल पिक्चर्स, ठीक है। तो ये फनी एनिमल पिक्चर्स आ जाएंगी। ऐसे जनाब नहीं, इसको करें सेल्फी। कौन सी लें भाई पिक्चर हम, ये ये सही। तो ये पिक्चर हम सेव कर लेते हैं भाई, कॉपी, हम सेव इमेज एज, इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड, ये फाइल हमने सेव कर ली। अच्छा, अब इसको अपनी वेबसाइट में कैसे लाएंगे, वेबसाइट पे राइट क्लिक करें, यहां से जाएं ऐड एग्जिस्टिंग आइटम और डेस्कटॉप से सिलेक्ट कर लें इसको। ये इधर आ गए। इसका मतलब है कि ये उसी फोल्डर में जिस फोल्डर में हमारा पेज है। तो आपने सिंपली यहां पर ऐसे करके लिखना है इमेज सोर्स इक्वल्स टू, या ये जनाब ऐसे करके टाइप लो। तो या तो ये इसी फोल्डर में हो जिस फोल्डर में ये पेज है, या ये कि आप पूरा यहाँ पार्ट डिफाइन करेंगे सी में, फला फोल्डर में, फला फोल्डर में, तो ये इमेज आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसकी जो हाइट है ना वो हमारी रॉ की हाइट से ज्यादा हो गई है। तो आप इसको थोड़ा फिक्स करते हैं। कैसे फिक्स करते हैं, इसकी विड्थ हम सेट कर देते हैं, विड्थ कर देते हैं 100 पिक्सल्स। विड्थ और हाइट दोनों मत दीजिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। विड्थ और हाइट अगर आप दोनों देंगे तो फिर वो पिक्सल्स इसके थोड़े से जो है ना वो टूट टूट कर इधर उधर हो जाएंगे। टेबल की जानू टेबल की और से सुना, मैंने कहा टेबल की परसेंटेज में दिए, इमेज की दी, सही है। तो अभी वेट मैंने दिए, मैं कह रहा हूं कि वेट और हाइट दोनों नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि इमेज का एक वेट और हाइट का रेशो होता है, वो रेशो अगर गड़बड़ हुआ ना तो इमेज अजीब सी हो जाएगी। ठीक है, तो आप सिर्फ वेट दे दें, वो हाइट खुद ही एडजस्ट कर देगा। सही है भाई। यहाँ पे आप अपना कोई लोगो दिखा सकते हैं, इधर आप लोगो वगैरह बनाए ना, यहाँ पे लोगो दिखा दें अपनी वेबसाइट का। अच्छा, एक और इमेज यहाँ ऐड कर लेते हैं। इसी को अगर आप दोबारा से ऐसे लिखते हैं तो यही इमेज दोबारा से नजर आती है। सही है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूं दूसरी इमेज ना राइट साइड पे आ जाए, क्या करूं? अलाइन कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं? टीटी में लिख दूं?
इमेज में लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं। अच्छा अच्छा, यहाँ पर मैंने लिख दिया जनाब अलाइन राइट, तो इमेज राइट पे चली जाएगी। अब इनके दरमियान मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ। वेलकम टू वेब इंजीनियरिंग, चले वेलकम टू वेब इंजीनियरिंग। पता है भाई, ये टेक्स्ट यहाँ नजर आ रहा है, मैं इसको सेंटर में लाना चाह रहा हूँ। अलाइन क्या करूं, किसके कहाँ लिखूं अलाइन, पैराग्राफ ऐड कर लूं। मैंने पैराग्राफ ऐड कर लिया और ऐसे करके मैंने पैराग्राफ एंड हो गया। इसमें जाके मैंने लिखा अलाइन और सेंटर, ठीक है। चलो, तो आप एक चीज भूल गए कि जब पैराग्राफ होता है तो वो तो लाइन ब्रेक कर देता है। अब क्या करूं, है लाइन तो ब्रेक करती है। फॉन्ट के टैग में अलाइनमेंट का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, उसमें कलर का और साइज का एट्रीब्यूट है। क्या करें भाई, क्या करें, लाइन ब्रेक कर देती है। तो जरूरी है हमें कुछ ना मालूम हो बोले ये कर दो, है। हाँ भाई, कुछ ना कुछ बोलना थोड़ी जरूरी है। स्पैन नहीं, वो तो सिंपल टेक्स्ट के लिए होता है। तो भाई इसका हल ये है कि यहाँ पर आपको एक टेबल और बनाना पड़ेगा। तो टेबल के अंदर टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल के अंदर टेबल कैसे बनता है, टेबल के अंदर टेबल बड़ा आराम से बनता है। टेबल के अंदर टेबल बनाने के लिए आपको टीडी के अंदर टेबल का एक और टैग बनाना पड़ेगा, सही है। उसमें एक टीआर बनानी पड़ेगी, उसमें एक टीडी बनानी पड़ेगी। इमेज को उस टीडी में कट करके पेस्ट करना पड़ेगा, सही है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक टीआर और बनाएंगे, उसमें एक टीडी और बनाएंगे, ये टेक्स्ट जनाब उसके अंदर पेस्ट कर देंगे ऐसे करके। फिर हम एक टीआर और बनाएंगे, उसमें एक टीडी होगी, और ये तीसरी जो या दूसरी इमेज है ये हम इसमें पेस्ट कर देंगे। तो नतीजा ये होगा कि आउटपुट आएगा कुछ इस किस्म का। अगर आप पेज को सेव करके चलाएंगे तो ये आउटपुट आ गया, जो कि हरगिज वो नहीं है जो हम चाह रहे थे, ठीक है। तो आपके पास टेबल है, उसमें एक टीडी है, और आपने बना दी है इसमें 3 रॉज, ठीक है। तो लिहाजा आपको नजर आ रही हैं 3 रॉज। लेकिन हम जो आउटपुट चाह रहे थे वो एक्चुअली एक ही रॉ थी और उसमें 3 टीडीज थी। मेरी बात समझ में आ रही है भाई तुम लोगों के? 3 रॉज है ना, तो ऐसे करके ये वाली हटा दें आप, और ऐसे करके ये भी हटा दें। तो अब एक रॉ हो गई और कितनी टीडीज हो गई? 3 टीडीज, यानी कि 3 कॉलम हो गए। लिहाजा आउटपुट आएगा कुछ इस किस्म का। लेकिन ये अभी भी वो आउटपुट नहीं है जो हम चाह रहे हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों आ रहा है आउटपुट। तो आप एक काम करें, इस टेबल की बॉर्डर डिफाइन करें। टेबल जो कि टीडी के अंदर है, तो ये इसकी बॉर्डर है। आपको अंदाजा हो रहा है कि जितनी जगह इसके अंदर कंटेंट ले रहे हैं उतनी इसकी विड्थ और हाइट है, फिक्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी विड्थ डिफाइन कर देंगे जनाब 100%। तो भाई ये होगा ये कि ये हो जाएगी 100% विड्थ। फिर बॉर्डर कर देंगे 0,
तो बॉर्डर हो जाएगी गायब। फिर यहाँ पे जाके लिखेंगे अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, तो टेक्स्ट हो जाएगा सेंटर। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। फिर आप ये कर सकते हैं कि इसको लिखते हैं आप फॉन्ट के टैग में, साइज डिफाइन कर दें, कलर डिफाइन कर दें। ये आपको फिर इस तरह लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है। फिर इसी के नीचे आप रेड कलर में यहां पर लिखते हैं जनाब कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है बेटा। ठीक है जनाब। ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टीआर यूज करना पड़ेगा। ये लें, ये ठीक है। तो यहां इस टीटी के अंदर एक टेबल मौजूद है, उसमें 3 कॉलम है। तो वेब पेज के अंदर कोई भी चीज जहां नजर आ रही होती है वो ऐसे ही नहीं नजर आ रही होती है, उसके लिए वहां पहले उसकी जगह बनानी पड़ती है। तो ये इमेज आपको यहाँ नजर आ रही है तो ऐसे नजर नहीं आ रही है, इसकी जगह हमने बनाई है, एक स्ट्रक्चर बनाया है और फिर जाके उस स्ट्रक्चर के अंदर बॉडियां लगाई हैं, यानी कि टैग्स लगाए। ठीक है, सही है। अभी यहाँ पर हम एक ब्रेक कर रहे हैं। अच्छा जी, तो अभी तक हमने जो किया है उसके हवाले से ये हमारा पेज बन चुका है। ठीक है, हम मजीद कुछ चेंजेस करेंगे। ये वाली टीआर में जो टीआर है पहले टेबल के अंदर, इसको मैं बंद कर रहा हूँ और सेकंड टीआर में जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये टेक्स्ट भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर भी एक टेबल बना रहा हूँ। इस टेबल के अंदर मैं बना रहा हूँ एक टीआर और टीआर के अंदर टीडी। फिर इसमें मैं लिख रहा हूँ aref इक्वल्स टू home.html और ये ए के अंदर मैंने लिख दिया होम। ए का टैग होता है एंकर का टैग। इससे आपको यहाँ पर एक लिंक बना हुआ नजर आएगा, हाइपर टेक्स्ट, जिसको आप एंकर कहते हैं या लिंक कहते हैं। ये बेसिकली हाइपर रेफरेंस है, यानी कि लिखा हुआ ये नजर आएगा, इस पे यूजर क्लिक करेगा तो इस पेज पे चला जाएगा। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जाहिर है ये पेज बना हुआ ही नहीं है, तो इस पे इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, इसी के नीचे मैं एक और टीआर का इजाफा कर रहा हूँ और ये दूसरी टीआर आ गई। मैं लिख रहा हूँ अबाउट, मैंने लिख दिया about.html। तो आपको यहाँ पर दूसरा लिंक नजर आएगा अबाउट। फिर एक और टीआर मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, इसको मैंने कहा कॉन्टैक्ट अस और यहाँ पे लिख दिया contact.html। तीसरी रॉ भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। तो ये 3 रॉज आपको नजर आ रही हैं, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस। और ये तीनों अलग अलग लाइनों में इसलिए नजर आ रहा है कि ये एक टेबल है और टेबल में 3 रॉज। अगर मिसाल के तौर पे मैं टेबल के अंदर जाकर इसकी बॉर्डर डिफाइन कर देता हूँ तो फिर आपको इसकी बॉर्डर भी नजर आएगी। ये इसकी बॉर्डर नजर आ रही है। अगर मैं इस टेबल की विड्थ 100% डिफाइन कर देता हूँ, 100% का मतलब है इसके पेरेंट का 100% यानी कि पेज का 20%, जो कि इतना है। मेरी बात समझ में आ रही? फिर देखें यहाँ पर टीडी के अंदर जाकर मैं लिख रहा हूँ बी अलाइन इक्वल्स टू टॉप। तो जब टीडी की वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप है तो टेबल भी ऊपर चला जाएगा। सही है। टेबल के अंदर देखें कुछ एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ, जैसे कि सेल पैडिंग। सेल पैडिंग से क्या होगा कि टेबल और टेक्स्ट के दरमियान, जो बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान स्पेस है वो ज्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से टेबल के अंदर एक और एट्रीब्यूट है सेल स्पेसिंग, ये भी मैंने 5 दे दिया।
देखेंगे कि यहाँ पर अब बॉर्डर थोड़ी सी चौड़ी हो गई। समझ में आ रही मेरी बात? ये सारे टेबल के एट्रीब्यूट्स। अच्छा, उसके बाद टीडी को मैं क्लोज कर रहा हूँ। सेकंड टीडी जहां पे लिखा हुआ है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम के अंदर जाकर सेकंड रो सेकंड कॉलम के अंदर जाके जनाब मैं सिंपल लिख रहा हूँ होम पेज। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा होम पेज। सही है, इसको आप चाहें तो हेडिंग के अंदर लिखते हैं H1। इस तरीके से आपको यहाँ पे होम पेज लिखा हुआ नजर आएगा। सही है, फिर एक काम और कर लें कि ये जो पेरेंट टेबल है उसकी बॉर्डर 0 कर दें, तो पेज का आउटपुट आपको कुछ इस किस्म का नजर आएगा। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आप देखें, अगर मिसाल के तौर पे मैं इसकी बॉर्डर 0 ना करूं और अभी इसका आउटपुट चेक करूं तो ये आउटपुट नजर आ रहा है आपको। सही है, अभी हमने एक चीज देखी थी और वो चीज थी जनाब कॉलम स्पैन। कॉलम स्पैन से क्या हो रहा है? कॉलम स्पैन से ये हो रहा है कि ये जो टीडी है ये 2 कॉलम्स की जगह लेती है। सही है, ये तो जो मर्जिंग है ना, ये हॉरिजॉन्टल मर्जिंग। इसके मुकाबले में एक वर्टिकल मर्जिंग भी होती है और वो बाय यूजिंग रॉ स्पैन एट्रीब्यूट होती है। तो आपके ख्याल में रॉ स्पैन का एट्रीब्यूट हम कौन से टैग में यूज करते हैं? टीआर। हाँ भाई, हाँ लगता तो यही कि टीआर में होना चाहिए क्योंकि रॉ स्पैन है, लेकिन वो होता टीडी में ही है। कैसे होता है देखें, पहली इस टेबल में कितनी टीआर है? 3 टीआर है ना। पहली टीआर में कितनी टीडी है? हाँ है तो एक, लेकिन आप कहेंगे 2 हैं क्योंकि 1 2 की जगह ली हुई है। सही है, सही है। अब इसमें मैं एक टीडी का इजाफा कर रहा हूं, तो अब पहली टीआर में कितनी टीडी हो गई? 3 हो गए। जो पहली टीडी है इसमें जाके मैंने लिख दिया रॉ स्पैन 3। इसका मतलब ये है कि ये टीडी अब 3 रॉस में आ जाएगी। यानी ये देखें, ये आ गई टीडी। इस टीडी ने कितनी जगह ली हुई है? 3 रॉस की जगह ली हुई है। अगर आप इस टीडी की बिट डिफाइन कर दें ना, जैसे इसकी बिट आप कर दें 10%, 10% जगह ले ली। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसे ही आप एक टीडी यहां डिफाइन कर दें, यहां आ गई। ये जो लेफ्ट और राइट का आपको टीडीज नजर आ रही हैं, इनको हमने बाय यूजिंग रॉ स्पैन रॉस में मर्ज कर दिया है। डिफाइन करा है पहली टीआर में, लेकिन रॉ स्पैन 3 दे दिया, तो ये इन्होंने 3 टीआर में जगह ले ली। क्या हो गया भाई? समझ में आ रहा है? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने आप लोगों का खून चूस लिया है? तो वैम्पायर वैम्पायर सा फील हो रहा है मुझे। हाँ, समझ में आ रहा है? क्या हो गया यार, ये तो इस कोर्स की सबसे आसान क्लास है। तो हम HTML पढ़ रहे हैं, अभी हम CSS पढ़ेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फिर ASP.NET पढ़ेंगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको घर जाके। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो काम मैं यहाँ 2.5 घंटे में करूंगा वो आप पूरे हफ्ते में भी कर लें तो अच्छी बात है। सही है ना? तो ये सारा काम आपने घर पे जाकर खुद करना है, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी आपको। सही है, नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा कोई। ठीक है, वो तो अभी बोल रहे हैं ना, जाहिर सी बात है। हाँ, जो भी बोल रहा है।
ये तो जब आप करने जाएंगे, करने बैठेंगे और फिर आपको अंदाजा होगा कि ऑलरेडी इतवार आ चुका है, फिर आप कहेंगे कि सर टाइम नहीं मिला। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? ये बताएं मुझे कि बाजों का टाइम इतनी तेजी से क्यों गुजरता है और बाजों का इतना स्लो क्यों गुजरता है? अब मिसाल के तौर पे 3 बजे हमारी क्लास शुरू हुई थी ना, 10 मिनट 3:10 पे शुरू हो गई थी। अगर उस वक्त मैं एक मूवी लगाता 3 घंटे की, फिर एक और मूवी लगाता 3 घंटे की, और फिर एक और मूवी लगाता 3 घंटे की, यानी कि टोटल 9 घंटे, तो 9 घंटे बाद भी सब फ्रेश होते। सबके सब लोगों को तीनों फिल्मों की पूरी स्टोरी याद हो चुकी होती और 9 घंटे आधे घंटे में गुजर जाते, है ना? और पिछले 16 घंटों से मैं पढ़ा रहा हूं, अभी सिर्फ 2 घंटे भी नहीं हुए। क्यों है ऐसा? इंटरेस्ट की बात है। मतलब इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो टाइम तेजी से गुजरता है, हैं? मतलब बोर नहीं होता। अच्छा, रिसर्च पेपर लिखा जा सकता है यार। अभी मैंने जो कुछ भी आपको बताया उसमें आपसे पूछूंगा तो 90% बातें आप लोग भूल चुके होंगे, हालांकि सुना है आपने। लेकिन जब आपको मूवी देखेंगे तो आपको उसका एक एक डायलॉग याद हो जाएगा और एक्सप्रेशन तक याद होंगे कि उस वक्त हीरो के क्या एक्सप्रेशन थे, है ना? गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? चल, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, चलो पाओ क्या। अब ये हमने कौन सा एट्रीब्यूट डिफाइन किया भाई? रॉ स्पेक्ट किया। खाना खा के आया करें भाई आप लोग क्लास में, और कुछ लेकर आया करें, सही है? लंच और डिनर के दरमियान जो खाते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्रंच कहते हैं ना? ब्रंच क्यों कहते हैं, बर्नर क्यों नहीं कहते हैं? बर्नर क्यों नहीं कहते? चले भारत। अच्छा, मैं कह रहा था ये जो ब्रंच होता है ये आप लेकर आया करें भाई। क्यों नहीं लेकर आया करें? क्योंकि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इस क्लास के अंदर, सही है? ठीक है, और साथ में आप 2-4 एनर्जी ड्रिंक्स भी लेकर आया करें। एनर्जी ड्रिंक्स बेटा, सही है, ये भी लेकर आया करें। क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया पहली क्लास में कि आप लोग 1.5 घंटे में ही हाथ पांव छोड़ के बैठ जाते हैं आप लोग। चले, कोई बात नहीं। तो भाई ये पहली टीडी, ये भी पहली रॉ के अंदर तीसरी टीडी, इसके अंदर रॉ स्पैन 3, इसमें रॉ स्पैन 3, सही है? अब हम इसकी बॉर्डर कर रहे हैं 0, तो ये आ जाएगा इसका आउटपुट, सही है? तो जो आउटपुट आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली टेबल की वजह से नजर आ रहा है, हालांकि टेबल खुद नजर नहीं आ रहा है, सही है? अब हम ये करते हैं कि इस पेज के अंदर एक नया HTML का पेज ऐड करते हैं, इस वेबसाइट के अंदर HTML का पेज ऐड करते हैं और इसका नाम रख देते हैं home.html, सही है? और फिर करते ये हैं कि tables.html में जाते हैं, सब कुछ कॉपी करते हैं और home.html में पेस्ट कर देते हैं, सही है? फिर हम इस वेबसाइट में एक और पेज ऐड करते हैं HTML का और उसका नाम रख देते हैं जनाब about.html, और इसमें भी जाकर सब कुछ पेस्ट करके यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट पेज। फिर हम यहाँ पर जाते हैं और एक और पेज ऐड करते हैं और इसका नाम रखते हैं contact.html, इसमें भी यही सारी चीजें पेस्ट कर देते हैं। तो अब ये 3 पेज बन गए, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। होम में लिखा हुआ है होम पेज, कॉन्टैक्ट में लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट पेज और अबाउट में लिखा हुआ है अबाउट पेज। और ऐसे करके इन सबको बंद करके फोल्डर में आके किसी भी एक पेज को रन कर देते हैं। तो ये है आपका home.html पेज,
ठीक है, ये है आपका about.html पेज और ये है जनाब contact.html पेज। तो अगर आप गौर करें तो जब आप लिंक पर क्लिक कर रहे हैं तो आपको लग ऐसा रहा है कि टेक्स्ट चेंज हो रहा है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि लग ऐसा रहा है? यहाँ पूरा पेज चेंज हो रहा है, समझ में आ रही बात? लेकिन बाकी चीजें एज इट इज है हर पेज पे, लिहाजा लग ऐसा रहा है कि सिर्फ ये चेंज हो रहा है, हालांकि पूरा पेज चेंज हो रहा है। तो जब आप एक वेबसाइट से एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो पूरा पेज चेंज होता है, लेकिन दूसरे पेज में बहुत सारी चीजें वही होती हैं जो पिछले पेज में होती हैं, तो लगता ऐसा है कि कोई एक खास पोर्शन चेंज हुआ है, हालांकि पूरा पेज ही चेंज होता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये जनाब हमारे पास HTML टेबल कैसे यूज होता है, किस लिए यूज होता है, वेब पेज का स्केलेटन बनाने के लिए यूज किया जाता है। मेरा ख्याल है कि किसी हद तक आप लोगों को आइडिया हो गया। तो हम अब अगले टैग्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये मैं बता दूं कि ये जो काम है ना बाय यूजिंग टेबल्स, ये भी अब पुराना हो चुका है। अब इस वक्त जो लेटेस्ट ट्रेंड है ना वो है कि डिव के साथ आप यूज करते हैं CSS। तो अभी ये हम CSS जब शुरू करेंगे ना तो उसमें मैं बताऊंगा कि भाई ये डिव्स के साथ पेज का लेआउट कैसे बनता है, अगर आप जिंदा रहे तो, मैं भी जिंदा रहा तो, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्म्स टैग, फॉर्म्स के जो टैग हैं वो कैसे यूज होता है? तो HTML का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये है कि यूजर से इनपुट लिया जाता है बाय यूजिंग HTML। तो वो कैसे लेते हैं? उसके लिए इनपुट टैग यूज होते हैं भाई कुछ। तो मैं यहाँ पर एक HTML का पेज ऐड कर रहा हूँ और इसका नाम रख रहा हूँ HTML फॉर्म, कर दिया ओके, ठीक है, सही है। फिर मैंने यहाँ पे यूज किया टेबल, टेबल के अंदर यूज किया TR के अंदर यूज किया TD और यहाँ पे लिख दिया प्लीज एंटर योर नेम। और फिर इसके बाद मैंने एक और TD यूज करी और यहाँ पे लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो टैग है वो इनपुट है, टाइप इसका एट्रीब्यूट है और उसमें वैल्यू टेक्स्ट है, आउटपुट अलबत्ता इसका कुछ इस किस्म का है जनाब के ऐसा। ये टेबल के अंदर दो कॉलम हैं, ये है इनपुट टाइप टेक्स्ट जिसमें आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, सही है। अगर मैं यहाँ पर ये करूं कि टेबल के अंदर जाकर इसकी विड्थ डिफाइन कर दूं 100% और इसकी बॉर्डर भी डिफाइन कर दूं, तो नतीजे में फिर आउटपुट कुछ इस किस्म का आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें लिख दूं सेल पैडिंग 5 तो फिर आउटपुट कुछ इस किस्म का आएगा। समझ में आ रहा है? एक टेबल है, दो कॉलम है, पहले कॉलम में टेक्स्ट लिखा हुआ है, दूसरे में टेक्स्ट बॉक्स है। ये है टेक्स्ट बॉक्स यानी कि इनपुट टाइप टेक्स्ट, सही है। अब आप ये करें कि यहाँ पर एक रो का इजाफा करें और यहाँ पे लिखते हैं प्लीज एंटर योर पासवर्ड, इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। तो ये बन जाएगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। इससे होगा ये कि यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो डॉट 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 नजर आएंगे आपको। समझ में आ रही मेरी बात? ये क्या है? ये इनपुट टाइप पासवर्ड है और ये इनपुट टाइप टेक्स्ट है। ये आप उस वक्त यूज करते हैं जब आप यूजर से ऐसा इनपुट ले रहे होते हैं जो कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। नाम कुछ भी हो सकता है किसी का, क्या ख्याल है? इसी तरह पासवर्ड भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सुबह की क्लास में कौन कौन था भाई? मिसाल के तौर पे पापा की परी, ठीक है, और
मामा का जिन, मामा का, ये सुबह वाले भी कंफ्यूज हो रहे थे, मामा का क्या होगा, परा होगा। मामा को असल में ना बेटों से ज्यादा प्यार होता है और पापा को बेटियों से ज्यादा होता है, तो पापा की तो परी हो गई, मामा की क्या होगी, जिन। सही है। परी, परी के मुकाबले में क्या होता है? ये मैंने वो वाला है, अब कोई बोलेगा कि ये ताहिर शाह वाला एंजल है, वो एंजल नहीं। परी, परी के मुकाबले क्या होता है? परा। पूछ रहा हूँ, ऐसे जर्नल डिस्कशन चल रही है। हाँ हाँ होने दो यार, क्या हो गया, तुम लोगों ने ही सुनना है ना, ये किसी और ने सुनना है? हाँ भाई, परी के मुकाबले में क्या होता है? पक्की बात है। चले चलें फिर मामा का जीनी रख लेते हैं मिसाल के तौर पे, मामा का शहजादा कर लेते हैं, जो भी कर लें हम। तो अब ये पासवर्ड या नेम वगैरह ये तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी कुछ भी ले सकता है, तो लिहाजा कोई यहाँ पे आप लिमिट नहीं रख सकते। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा इनपुट लेना होता है जिसमें कुछ वैल्यू फिक्स होती है, उसके अलावा कोई वैल्यू आ नहीं सकती। मिसाल के तौर पे आप यूजर से जेंडर सेलेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप जब जेंडर सेलेक्ट करवा रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट दे दिया तो अब कोई कुछ भी लिख दे। मिसाल के तौर पे किसी ने लिख दिया मर्द, किसी ने मेल लिख दिया, किसी ने सिर्फ एम लिख दिया। अब तीनों वैल्यूज एक्चुअली सेम होनी चाहिए थी, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। तो ये डेटा जाके जब सेव होगा और आप जब सर्च कर रहे होंगे, तो अगर आपने सिलेक्ट किया कि सिलेक्ट वो सब सिलेक्ट करके लाओ जिनका जेंडर मेल है, तो उसमें वो मर्द नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिहाजा आपको जब ऐसी सूरत हाल हो कि 2-3 वैल्यूज हो और उन्हीं में से कोई वैल्यू रखनी है, तो फिर आप यूज करते हैं इनपुट टाइप रेडियो। इनपुट टाइप रेडियो की मदद से बन जाता है रेडियो बटन। ये कहलाता है रेडियो बटन। इसके आगे आप चाहें तो कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे ये टेक्स्ट लिख दिया हमने। फिर यहां पे आप और रेडियो बटन यूज कर लें, तो ये बन जाएंगे 2 रेडियो बटन, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल, और दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये दोनों अभी अलग अलग हैं, आपको पेज को बताना पड़ेगा कि ये एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इनमें से एक वक्त में एक सिलेक्ट होगा। उसके लिए इनका नाम सेम देना जरूरी है, कुछ भी दे दें लेकिन सेम होना चाहिए। इनका नाम सेम होगा तो ब्राउजर समझ जाएगा कि ये एक ग्रुप है और इनमें से एक वक्त में एक ही सिलेक्ट होगा। समझ में आ रही बात? तो रेडियो बटन आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर यूज करना है, जिसमें से पॉसिबल आंसर सिर्फ एक ही हो, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है लेकिन आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जेंडर नहीं पूछ रहे बल्कि आप पूछ रहे हैं जनाब प्लीज सेलेक्ट योर चले आप यूजर से सब्जेक्ट सेलेक्ट करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और वो एक से ज्यादा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है, कोर्सेज सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे मैं एक से ज्यादा कोर्सेज दिखाना चाह रहा हूं, तो फिर आप यूज करते हैं चेकबॉक्स। चेकबॉक्स क्या होता है, जैसे अब यहाँ कोर्सेज के नाम दे देते हैं। जैसे कोर्स का नाम हमने दे दिया जनाब वेब, और नाम हमने दे दिया मोबाइल, और कोर्स का नाम हमने दे दिया, क्या दे दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया डेटा स्ट्रक्चर्स। 4 कोर्सेज हैं, तो 4 चेक बॉक्सेस नजर आएंगे आपको। आपकी मर्जी है, एक सेलेक्ट करें, 2 करें, 3 करें, चारों को सिलेक्ट करें।
ये आपके ऊपर कहलाते हैं चेक बॉक्सेस। एक से ज्यादा आंसर्स अगर हैं तो आप चेक बॉक्सेस दे दें। जैसे कोई क्वेश्चन है उसके 2 आंसर हो सकते हैं और 2 सही हैं तो आप फिर चेक बॉक्स लेंगे, रेडियो बटन यूज नहीं करेंगे। आज वक्त ऐसा होता है कि जो भी ऑप्शन दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, यूजर उसके अगेंस्ट इनपुट कर रहा है तो वैल्यू तो वो एक ही सिलेक्ट करेगा लेकिन पॉसिबल आंसर्स बहुत सारे हैं। कंट्री सिलेक्ट करवानी है यूजर से, जाहिर है हर एक की कोई एक ही कंट्री होगी, ठीक है। और हम ये भी नहीं चाह रहे कि टेक्स्ट बॉक्स दे दें, सही है। आप टेक्स्ट बॉक्स अगर दे दिए कंट्री के लिए तो आप पाकिस्तान में बैठे हुए जो है ना वो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो है ना वो पाकिस्तान को पाकिस्तान लिखेंगे और इंडियन में बैठे हुए पाकिस्तानी जो है ना वहां पे लिख देंगे टेररिस्ट, और पाकिस्तानी जो है ना वो इंडियंस को क्या बोलेंगे, बस, सही है। तो बेसिकली अब क्या करें फिर, तो हम यूजर को फिक्स वैल्यू तो देंगे, लेकिन अगर सारी कंट्रीज हमने वेब पेज पे दिखा दी और रेडियो बटन दिखा दी हर कंट्री के लिए, तो अब 200 कंट्रीज हैं तो वेब पेज पे रेडियो बटन ही रेडियो बटन हो जाएंगे। यानी वैल्यूज बहुत सारी हैं, अगर 4-5 तक हो और उनमें से एक सेलेक्ट करवाना है तो रेडियो बटन ठीक है, लेकिन अब बहुत सारी वैल्यूज आ गई, अब क्या करें। हाँ, तो उसके लिए जो टैग यूज होता है वो यूज होता है सिलेक्ट का। सिलेक्ट में यूज होता है ऑप्शन, जैसे कि एक ऑप्शन दे दिया हमने पाकिस्तान, ठीक है, और रोतु को क्या कैसे लिखेंगे, रोतु यू, रोतु, रोतु, रोतुदान, रोतुस्तान, चलें कोई भी है, दफा करें, किसी के बारे में थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो ऐसे ही और तो हो गया ना यार। चलें चलें, ये हो गया श्रीलंका। अब ये 3 कंट्री हो गए। देखें ये जो 3 कंट्रीज हैं ये आपको कैसे नजर आएंगी, ऐसे नजर आएंगी, ठीक है। एक वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं कर सकते, तो काम इसका वही है जो रेडियो बटन का है। लेकिन अगर यहाँ 10 कंट्रीज भी होंगी ना तो इसमें वेब पेज पे जगह इतनी लेनी है। हाँ, जब क्लिक करेंगे तो लिस्ट नजर आएगी, अदरवाइज इसने वेब पेज पे ज्यादा जगह नहीं लेनी है। उसके पैसे लगते हैं, हो सकता है पैसे लगते हैं, ठीक है। सर हाँ, सर आपने कहा कि रेडियो वाले में अगर हम नेम का एट्रीब्यूट डालते तो फिर वो ग्रुप बन जाता है और एक सेलेक्ट होता है। चेक बॉक्स में ऐसा चेक बॉक्स में नहीं, क्योंकि चेक बॉक्स हमें उस वक्त यूज करना होता है जब हम चाह रहे होते हैं, अगर एक ही सिलेक्ट करवाना है तो रेडियो यूज करें, ठीक है। ये अभी तो हम फॉर्म बना रहे हैं ना, डेटा जब सबमिट होगा रिसीव करेंगे तो उसको देखेंगे कि वैल्यू टिक कैसे की जाती है, ठीक है भाई। तो अब 10, 20, 25 कंट्रीज होंगी तो ये इसने इतनी जगह लेनी है, यहाँ से आप सिलेक्ट करवा लेंगे, सही है। तो जिंदा हो तुम लोग, ये इंतकाल हो गया, नहीं अक्सर बैठे बैठे भी इंतकाल हो जाता है ना भाई, बैठे हुए हैं और बैठे हुए हैं, सर्वी ला रहे हैं लेकिन पहुंचे हुए कहीं और है। हम सब पहुंचे हुए, आपको पता नहीं है। आप लोग बैठे बैठे घर पहुंच जाते हैं, बैठे हुए यूनिवर्सिटी में होते हैं लेकिन घर घर का सोच रहे होते हैं, घर में पहुंचे हुए होते हैं, कभी घर की छत पे पहुंचे हुए होते हैं, ठीक है, कभी फ्रांस में पहुंचे होते हैं, कभी इटली में पहुंचे हुए होते हैं, क्या ख्याल है ना। तो पहुंचे हुए तो सभी हैं भाई। अच्छा, अब यहां पर हम काम ये करते हैं जनाब के एक टीआर का और इजाफा करते हैं। देखिए यहां पर मैं कुछ इनपुट टाइप यूज करने जा रहा हूं जो कि HTML5 की इनपुट टाइप्स हैं। इसका मतलब ये है कि वो पुराने ब्राउजर्स में नहीं चलेंगी, जैसे कि इनपुट टाइप डेट, ठीक है।
इनपुट टाइप डेट बेसिकली ये है इनपुट टाइप डेट। यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं और कोई डेट सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सही है, सही है। एक होती है डेट ऑफ बर्थ, और आप चाहें तो इसी के नीचे या इसी को कर दें डीओडी, डेट ऑफ। तो दोनों केसेस में आप क्या यूज करेंगे, इनपुट टाइप डेट। सही है। ये HTML5 का कंट्रोल है, पुराने ब्राउजर्स में खास तौर पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे नहीं चलेगा, ये क्रोम पे चल जाएगा। थोड़ा सा कंट्रोल डिफरेंट आउटपुट दिखाएगा आपको, क्योंकि क्रोम डिफरेंट ब्राउजर है, उसकी कोडिंग थोड़ी डिफरेंट है, फायरफॉक्स की डिफरेंट है। ये फर्क है जरा HTML5 के कंट्रोल में, इसका लुक थोड़ा डिफरेंट है। समझ में आ रही मेरी बात? फिर इसी तरीके से इस कंट्रोल की कुछ वैरायटीज हैं। वैसे तो बेचारा ये कंट्रोल ही इतना बदनाम किया हुआ यूनिवर्सिटी के बच्चों ने। एक हम यहाँ पे लिखते हैं प्लीज सिलेक्ट योर, सपोज आपको डेट नहीं बल्कि मंथ सिलेक्ट करवाना है, तो आप यहाँ पे इनपुट टाइप मंथ भी लिख सकते हैं। मंथ कंट्रोल किस किस्म का है, ये कहलाता है इनपुट टाइप मंथ। इसमें पूरा का पूरा मंथ सिलेक्ट होता है। आप डे नहीं बताना चाह रहे होते, मंथ और ईयर बता रहे होते हैं। देखिए अगर आप डेट सेलेक्ट कर रहे हैं तो डेट में 3 चीजें होती हैं, डे, मंथ और ईयर। अगर आप मंथ सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें 2 चीजें होती हैं, मंथ और ईयर। अगर ईयर सेलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए आप जो है ना वो कुछ ना करें, आप एक सिलेक्ट बना लें और उसमें ईयर दिखा दें, सिर्फ फला ईयर, ये टेक्स्ट बॉक्स दे दें। सही है। सिर्फ मंथ सेलेक्ट करना होगा तो भी आप एक सिलेक्ट बना दें और उसमें 12 महीनों के नाम लिख दें। मंथ का मतलब है मंथ और ईयर दोनों सिलेक्ट करवा। अच्छा, इसी तरीके से एक होता है जनाब हमारे पास इनपुट टाइप वीक। जनाब हफ्ता सिलेक्ट होता है, ठीक है। ये अक्सर प्रोजेक्ट्स वगैरह में होता है कि कौन से हफ्ते ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, या कौन से हफ्ते सेमेस्टर शुरू होगा, कौन से हफ्ते सेमेस्टर एंड होगा, कौन से हफ्ते मिड टर्म एग्जाम होगा, कौन से हफ्ते फाइनल एग्जाम होगा, कौन से हफ्ते ये होगा वो होगा। तो ये सारे आप इसके लिए इनपुट टाइप वीक यूज कर सकते हैं। ये जितने डेट वाले आ रहे हैं ये सारे HTML5 के कंट्रोल हैं। सही है। फिर इसी तरीके से जनाब हमारे पास और भी हैं कुछ कंट्रोल, जैसे कि एक है जनाब इनपुट टाइप कलर। इनपुट टाइप कलर में आप कोई कलर सेलेक्ट करवा सकते हैं। ये कलर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? इनपुट टाइप कलर के अलावा एक और इनपुट टाइप होता है जिसको कहते हैं जनाब रेंज। इनपुट टाइप रेंज ये है 0, ये है 100 और इन बिटवीन 0 to 100 वैल्यूज। ये यूज होता है फॉन्ट साइज कम ज्यादा करने के लिए, ब्राइटनेस कम ज्यादा करने के लिए, कलर कॉम्बिनेशन के लिए, इस तरह के काम के लिए यूज होता है। ये सिर्फ जो भी यूजर सेलेक्ट करेगा वैल्यू वो रिटर्न कर देगा, वो वैल्यू गेट करके आपने क्या करना है वो आपके ऊपर है। तो ज्यादातर ये जावास्क्रिप्ट के साथ यूज होता है, चेंज के ऊपर हम कोई काम कर रहे होते हैं। सही है। ये इनपुट टाइप रेंज कहलाता है। फिर जनाब हमारे पास मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स आपने यूज करना है, जैसे आप यूजर से फीडबैक लेना चाह रहे हैं उसका, तो वो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं टेक्स्ट एरिया का टैग। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो होती है रॉस और एक होता है कॉलम्स।
तो टेक्स्ट एरिया का टैग मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स होता है कुछ इस किस्म का। इसमें मैंने 5 रॉज दे दिए, तो 5 रॉज तक तो ये चलेगा, उसके बाद स्क्रॉल बार शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं जनाब टेक्स्ट एरिया, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स। फीडबैक लेना है, कमेंट्स लेने हैं, ठीक है, वहां डिस्क्रिप्शन लेनी किसी चीज की, तो उसके लिए आप एरिया का कंट्रोल यूज कर सकते हैं, टैग यूज कर सकते हैं। फिर जनाब हमारे पास एक होता है बटन। तो बटन बनाने का क्या तरीका है, आप सिंपल यहां पे लिख देंगे इनपुट टाइप बटन, बटन, और वैल्यू लिख देंगे रजिस्टर किल मी, क्लिक मी। अच्छा मैंने कहा शायद किल मी, वो तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ बेटा, इसमें कुछ बोलने वाली क्या बात। हमारे टीचर्स ने हमारे साथ बहुत ज्यादतियां की, बहुत जुल्म किया, लेकिन उनके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, तो अब वो क्या करें फिर? अपना गुस्सा किस पे उतारें? अपने बच्चों पे। सही है ना, सही है ना। वालिदैन तजुर्बे किस पे करते हैं? बच्चों पे ही करते हैं ना, क्या ख्याल है? उन्हीं बच्चों में तजुर्बे करते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको सिखा रहे होते हैं बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, क्योंकि हमें पता है ऐसे करना चाहिए। तजुर्बे तो उन्हीं पे किए होते हैं ना। नहीं समझ आएगा तुम लोगों को, ये बूढ़े लोगों की बात। तो ये जनाब रजिस्टर का बटन है, कैसे बनाइए? इनपुट टाइप बटन बना के। एक इनपुट टाइप बटन होता है, एक होता है इनपुट टाइप सबमिट, दोनों में फर्क है। जाहिरी तौर पे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन इंटरनली बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि ये जो सबमिट होता है ना, ये फॉर्म को सबमिट कर देता है, बटन सिर्फ बटन होता है। फॉर्म सबमिट होने से मुराद ये है कि ये पूरा टेबल अगर मैं इनसाइड ऑफ फॉर्म टैग रख दूं ऐसे करके, इसकी कोई आईडी बना दूं मैं, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया गरीबों का फॉर्म, गरीबों का फॉर्म, ठीक है। नाम आईडी वगैरह कुछ भी रख सकते हैं आप। गरीबों सही लिखा है मैंने, गरीबून लग दिया मैंने, क्या लिखूं? आर डबल, अच्छा, और गरीबून नहीं, एक ओ हटा, नून होना भी तो लेके आना है ना यार। गरीबों का, तो अब तलफ्फुज तो हमें निकालना है ना, अब क्या करें? या तो मैं उर्दू में लिख देता हूँ, उर्दू में लिख देता हूँ। चले यहाँ पर हम लिख देते हैं जनाब गरीबों का फॉर्म, गरीबों का फॉर्म, फॉर्म हो गया ना, फॉर्म होना चाहिए, फॉर्म, सही है। वो ये इसकी आईडी है भाई, सही है। और इसमें दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है एक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और एक होता है मेथड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए दोनों खाली छोड़ देंगे। ये जो पूरा टेबल है ना, इसको हम इस फॉर्म के टैग में लिख देते हैं, तो सबमिट पूरा का पूरा फॉर्म एक साथ होगा। कहाँ होगा वो एक्शन में लिखना होता है, किस तरीके से होगा वो मेथड में लिखना होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं home.html, तो ये फॉर्म home.html में सबमिट हो जाएगा, और यहाँ लिख दूं गेट, तो गेट के तरीके से हो जाएगा। यानी अगर आप इसको रिफ्रेश करें और यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करें तो आप यहाँ आ जाएंगे, सारा डेटा इधर आ जाएगा, सबमिट हो जाएगा।
आ रही? ये देखें यहाँ पर होता है मिसाल के तौर पे http www.google.com, तो ये google.com पे डेटा सबमिट हो जाएगा। HTML का काम है रिक्वेस्ट को सेंड करना, सही है, तो ये काम इसमें हो जाएगा। अब रिक्वेस्ट रिसीव करने की कैपेबिलिटी इसमें है ही नहीं क्योंकि हमने रखी नहीं है, ये इसका काम ही नहीं है रिक्वेस्ट रिसीव करना। रिक्वेस्ट रिसीव करने का काम तो सर्वर साइड लैंग्वेज में। तो फॉर्म सबमिट हो जाता है, और सबमिट होने के दो तरीके हैं, एक है गेट और एक है पोस्ट, सही है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, देखिए अगर मैं यहाँ पे इनपुट टाइप नेम में किसका कोई नाम डिफाइन कर दूं, जैसे कि मैंने कह दिया txt नेम, और पासवर्ड में मैंने कर दिया जनाब नेम इक्वल्स टू txt पासवर्ड, फिर मैंने जाके इस पेज को रन किया, रन करने के बाद यहाँ पे लिखा इसरार और यहाँ पे लिखा ABCD 1 2 3 4 और रजिस्टर पे क्लिक कर दिया, तो आप देखें कि ये डेटा यहाँ सबमिट हो गया है। ये क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क txt नेम इक्वल्स टू इसरार एंड txt पासवर्ड इक्वल टू ABCD 1 2 3 4। ये जो क्यूरी स्ट्रिंग, ये कहलाती है क्यूरी स्ट्रिंग, यूआरएल के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा के डेटा पास कर दो, इसको क्यूरी स्ट्रिंग बोलता है। तो जब आप मेथड गेट रखते हैं ना तो क्यूरी स्ट्रिंग में डेटा पास होता है। ये तरीका सिक्योर नहीं है लेकिन बहुत फास्ट है। इसके मुकाबले में दूसरा मेथड होता है पोस्ट का, वो सिक्योर बहुत है लेकिन उससे रिक्वेस्ट हैवी हो जाती है। नहीं समझ आ रही बात? देखें इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, अच्छा चलें, सपोज हमें यहां से जाना है सदर, पूरी क्लास को जाना है। अब आप लोगों ने कहा कि सर समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, अब पास होने का एक ही तरीका है कि आपको कहीं लंच डिनर करवा दिया जाए। तो आप सब लोगों ने मिलकर मेरी दावत करी, तो अब हम सब लोगों ने डिसाइड किया भाई सदर जाते हैं। तो आप सदर जाने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं? भाई एक तरीका तो सबसे पहले ये है कि हम सब पैदल चल पड़े। क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है? टाइम ज्यादा लगेगा, आधे सफारी पार्क निकल जाएंगे, है ना, ये कहना चाह रहा हूं। हाँ, क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है? हो सकता है सर रास्ते में एक्सपायर हो जाए, पैदल चल गए, है ना। अच्छा दूसरा तरीका ये है कि, लेकिन एडवांटेज ये है कि पैसा कोई खर्च नहीं होगा, है ना। अच्छा दूसरा तरीका ये है कि हम सब साइकिलों पे चले। क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है? हाँ, उसमें प्रॉब्लम ये है कि हर साइकिल यानी कि हर पैकेट एक साथ नहीं पहुंचेगा, वहां पे वेट करना पड़ेगा, घंटा भर तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग 1 घंटे में पहुंचेंगे, कुछ 2 घंटे में, कुछ 3 घंटे में पहुंचेंगे। अच्छा एक तरीका ये है कि सब बाइक्स पे निकल जाए, मजा तो बहुत आएगा, पेट्रोल भी बहुत खर्च होगा बेटा, हर बाइक में अलग अलग, ठीक है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरे बच्चों के अरमा बेचारे बहुत सारे निकले लेकिन कम ही निकले। चले तो बाइक पे जाएंगे तो क्या होगा, पेट्रोल बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, फिर एक आध पैकेट इधर उधर लॉस भी हो जाएगा ना, ठीक है, टाइम पे भी नहीं पहुंचेंगे। अच्छा एक तरीका ये है जनाब कि हम एक बड़ी सी बस कराएं, सारे उसमें बैठे और पहुंच जाए। इसमें क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज? भाई एडवांटेज तो ये है कि सारे एक साथ पहुंचेंगे, डिसएडवांटेज क्या है? कैसे भी दावा लगा। इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर रास्ते में एक्सीडेंट हुआ तो सारे मर जाएंगे। अगर बाइक्स पे जाते एक्सीडेंट होता तो 2-4 ही मरते ना, बाकी तो पहुंच जाते। क्या ख्याल है ना। असल में मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जो डेटा ट्रांसफर होता है ना ये पैकेट्स की फॉर्म में होता है, तो अब आपके पास चॉइस ये है कि एक ही बड़ा सा पैकेट बना लें, उसी में सारा डेटा भेज दें, या छोटे छोटे पैकेट बना के भेज दें। तो एक बड़ा पैकेट बना के भेजेंगे तो उसमें डिसएडवांटेज ये है कि पैकेट लॉस्ट हुआ तो सारा डेटा गया, पैकेट लॉस्ट हो जाते हैं नेटवर्क पे, सही है।
अगर आप छोटे छोटे बना के भेजेंगे तो एक आध लॉस्ट होगा तो वो दोबारा से रिक्वेस्ट कर देंगे, दोबारा आ जाएगा। तो ये जो क्यूरी स्ट्रिंग वाला तरीका है ना, ये बस वाला तरीका है, बल्कि बस वाला भी नहीं है। ये कुछ इस किस्म का है कि एक कार के अंदर सबको ठोस ठोस के भर दिया जाए। सही। देखिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका साइज है 4 बाइट। अब उसमें 10 स्टोर करूंगा तो वो मेमोरी में कितनी जगह लेगा? मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? 4 बाइट का मतलब होता है 32 बिट्स, 32 1010 का कॉम्बिनेशन। तो एक वेरिएबल अगर 4 बाइट का है तो मेमोरी में कितनी जगह लेगा? 4 बाइट। उसमें मैं 1 स्टोर करता हूँ तो मेमोरी में कितनी जगह लेगा? 4 बाइट लेगा। अब उसमें मैं 10 स्टोर करता हूँ तो मेमोरी में कितनी जगह लेगा? 4 बाइट लेगा। सही है। मैं उसमें 10,000 स्टोर करूं तो मेमोरी में कितनी जगह लेगा? 4 बाइट ही लेगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो क्यूरी स्ट्रिंग का तरीका ये है कि एक ही वेरिएबल में सारी वैल्यूज को एंड ऑपरेटर के साथ ऐड कर करके ऐड करते हो और फिर दूसरे एंड पे एंड ऑपरेटर से स्प्लिट करके निकाल दो। तो एक ही वेरिएबल में सारा डेटा चला जाता है, तो उससे रिक्वेस्ट ज्यादा हैवी नहीं होती। पोस्ट में अलग अलग वेरिएबल बनते हैं तो उससे रिक्वेस्ट थोड़ी हैवी होती है लेकिन सिक्योर होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? चले, तो लिहाजा ये दो मेथड्स होते हैं, गेट होता है, एक पोस्ट होता है, एक पुट भी होता है जो कि हम डाउनलोड अपलोड में यूज कर रहे होते हैं। तो अगर आपका डेटा सिक्योर नहीं है, डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप गेट यूज कर लें, अगर इंपॉर्टेंट है तो पोस्ट यूज कर लें। सही है। मेमोरी का इतना बड़ा इशू अब है नहीं। मेमोरी का इशू ना पुराने जमाने में होता था, अब तो मेमोरी हमारे पास बहुत है। यानी मैं आपको बताऊं, आपको पता नहीं यकीन आएगा कि नहीं आएगा, 2019 चल रहा है ना, 1997 में मेरे पास था पेंटियम 1, बहुत महंगा था, उस जमाने का बहुत महंगा कंप्यूटर था। पेंटियम 1 के अंदर मेरे पास रैम थी कंप्यूटर के अंदर 8 MB। मुझे याद इसलिए कि पहली दफा जावा में इंस्टॉल कर रहा था तो वो इंस्टॉल नहीं हो रही थी, तो उसमें रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था कि कम से कम 16 MB रैम होनी चाहिए। और वो 8 MB की जो रैम थी ना, उसमें पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, विंडोज 95, ऑफिस भी था उसमें, सब कुछ था, और इसी स्पीड से चलता था जिस स्पीड से ये चल रहा है। 5 GB की हार्ड डिस्क थी, आधी GB पे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता था। तो बताने का मकसद ये है कि उस जमाने में मेमोरी बहुत बड़ा इशू था। अब 8 MB रैम समझ रहे हैं आप? आजकल तो GB में रैम तो मोबाइल की होती है, आप मोबाइल नहीं लेते अगर MB में रैम होती, ऐसे ही है ना। तो अब वहां क्या होता था, मेमोरी बचाते थे। लैंग्वेजेस देखते हैं, देखेंगे अगर आप उस जमाने की, तो उनमें कंस्ट्रक्टर के साथ डिस्ट्रक्टर भी होता था। अब तो नहीं होता, अब तो मेमोरी बहुत ज्यादा है हमारे पास। अब तो रोजाना टॉरेंट डाउनलोड हो रहे होते हैं लेकिन वो भर नहीं रही होती। क्या ख्याल है? अब कौन सा मसला है? अब जो मसला है ना वो सिक्योरिटी है। मेमोरी उस जमाने का मसला था, वो हल हो चुका है। अब मेमोरी को इशू नहीं रहा है, आपको फ्री में जीबीज मिल रहे होते हैं, 15-15 20-20 GB फ्री में मिल रहे हैं हर किसी को, ऐसे ही है ना। तो अब मसला है सिक्योरिटी। तो ये उस जमाने की बहस है जो मैंने इस वक्त आपके सामने कर ली है। आप गेट कर लें, पोस्ट कर लें, लेकिन बस ये ध्यान में रखिएगा कि गेट करने से डेटा आपका सिक्योर नहीं रहेगा, कोई भी उसको जो है ना आराम से देख लेगा क्या है। ठीक है। तो जनाब ये इस तरीके से फॉर्म सबमिट हो जाता है, और सबमिट करने के बाद आप इसको रिसीव कर सकते हैं किसी सर्वर साइड पेज के अंदर। यहाँ पे कोई सर्वर साइड पेज होगा तो उस पेज पे आप इसको रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। चले, मेरा ख्याल है इतना ही रखते हैं इसको, फिर नेक्स्ट टाइम यहीं से कंटिन्यू